Hello everyone, my name is Ankit Khare and I hope you all are doing well. And today we are going to discuss about the term viscosity. और viscosity को समझने के लिए you do not require any deep knowledge of engineering subject. You just need 10th level basic science, some simple mathematical calculation, that's it. तो स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी. तो लेट्स हैव अ प्रॉब्लम. एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं. हमारे पास दो बॉटल्स हैं. एक बॉटल में सॉस भरा हुआ है, सॉस लाइक टमाटो सॉस. दूसरे बॉटल में वाटर है. अब दो बाउल्स है हमारे पास और हमको करना ये है कि ये जो सॉस की बॉटल है इससे सॉस बाउल में फिल करना है और इस वाटर बॉटल से क्या करना है, इसको भी हमें वाटर में बाउल में फिल करना है. तो जब आप ये कर रहे होंगे तो यू विल फाइंड कि सॉस इज टेकिंग मच टाइम देन वाटर. यानी कि पानी जल्दी बाउल में फिल हो जा रहा है लेकिन सॉस थोड़ा टाइम ले रहा है या धीमे फ्लो हो रहा है. तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक चीज जल्दी फिल हो जा रही है, तेज बह रही है, और एक चीज धीमे बह रही है. तो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी एंड यू विल फाइंड कि कैसे विस्कोसिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी के लिए. उससे पहले एक छोटा कंसेप्ट मैं आपको और बताता हूँ विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द विस्कोसिटी. अच्छा, क्या होगा अगर हम एक फ्लैट सरफेस है, मान लीजिए कोई लोहे की सरफेस है या फिर पत्थर की सरफेस है, लकड़ी की सरफेस है, एक फ्लैट सॉलिड सरफेस है, उस पर हम पानी डालेंगे. आप सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बात है गीला हो जाएगा. यस, गीला हो जाएगा. लेकिन कुछ सरफेस ऐसी भी हैं कि पानी डालने पे वो गीली नहीं होती है. जैसे लोटस लीफ. लोटस लीफ में हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी रोल आउट हो जाएगा और आप उसको चेक करेंगे तो वो सरफेस गीली नहीं होती है. ऐसा क्यों? एक चीज तो गीली हो जा रही है, दूसरी गीली नहीं हो रही है. तो यहाँ पे रीजन ये है कि जब हमने उस सॉलिड सरफेस पर पानी डाला तो जो हमारे पानी के यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो जाके चिपक गए. जो लिक्विड पार्टिकल थे, वाटर के जो पार्टिकल थे, वो सरफेस पे जाकर चिपक गए. इस कंडीशन को हम बोलते हैं नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन. यानी कि जो वाटर के पार्टिकल हैं वो बिल्कुल भी उस सॉलिड सरफेस पे स्लिप नहीं हुए, वो जाके स्टिक होकर एकदम चिपक गए. इसको हम बोलेंगे नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन. व्हाट? नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन. जबकि लोटस लीफ के साथ क्या हुआ, वहां पे स्लिपिंग हुई और पूरा का पूरा पानी रोल आउट होके चला गया. तो ये चीज आपको याद रखनी कि नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, जब हमारा जो फ्लूइड है वो किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उस पर चिपक जाता है, कोई भी स्लिपिंग वहां पे नहीं होती है. तो स्टार्ट करते हैं. तो विस्कोसिटी के लिए हम एक क्या करेंगे, हमारे पास एक प्लेट है, ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, ये सॉलिड प्लेट है, सॉलिड प्लेट है जो कि स्टेशनरी है. स्टेशनरी का मतलब क्या है, रुकी हुई है. अब ये सॉलिड स्टेशनरी प्लेट है और यहां से हो रहा है फ्लूइड का फ्लो. ये फ्लूइड का फ्लो हो रहा है. अब क्या होगा, when this fluid will encounter with this solid plate, what will happen first? यानी कि ये जो प्लेट है इस फ्लूइड में, यानी कि इस फ्लूइड के फ्लो में डिस्टरबेंस पैदा करेगी. वेरी कॉमन बात है, क्योंकि ये आसानी से फ्लो हो रहा था, बीच में आपने ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया तो बस ये बात है, ये जो प्लेट है ये इसके फ्लो में डिस्टरबेंस पैदा करेगी. तो इस डिस्टरबेंस से होगा क्या, और इसकी जो प्रोफाइल, इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसे डिस्टर्ब होगी या इसके वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएंगे, ये हम देखने वाले हैं. और यहीं पे आपको विस्कोसिटी समझ में आएगी कि विस्कोसिटी का आखिर रोल क्या है. तो हम काम करते हैं, ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, ऐसे ये एक वर्टिकल लाइन अज्यूम कर लेंगे और इस वर्टिकल लाइन के अराउंड हम देखेंगे कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है. तो सबसे पहले क्या होगा, जो फर्स्ट लेयर है जब सीधे इसके कांटेक्ट में आएगी, तो मैंने आपको बताया था ना नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, तो ये जो फर्स्ट लेयर है वो जाके इस पे चिपक जाएगी. ये चिपक गई. अब चूंकि हमको पता है कि प्लेट स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई है, रुकी हुई मतलब वेलोसिटी जीरो. तो जो फर्स्ट लेयर है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो. इतनी बात समझ में आ गई. यहाँ पे नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन वैलिड है क्योंकि ये सॉलिड सरफेस है और ये फर्स्ट लेयर जाके उस पर स्टिक हो गई, चिपक गई. एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल देता हूँ. लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4. लेयर आपको तो पता है ना, फ्लूइड लेयर में फ्लो करता है, ऐसे जिगजैग नहीं, लेयर में जो है लेयर बाय लेयर फ्लो करता है. ये नंबरिंग मैंने इसलिए डाली ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो. ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है, मैंने इसलिए डाला ताकि समझने में आपको आसानी हो. तो व्हाट विल हैपन विद द लेयर नंबर 2? द लेयर नंबर 2 जब यहाँ पे पहुंचेगी
तो इट विल फील टू स्पेशल इफेक्ट। अब वो स्पेशल इफेक्ट क्या है? वो स्पेशल इफेक्ट ये है कि जो लेयर नंबर 2 है इसके नीचे क्या है और इसके ऊपर क्या है। तो इसके नीचे है एक लेयर जो कि रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि उसके नीचे स्टेशनरी प्लेट है। और इस लेयर नंबर 2 के ऊपर क्या है? एक और लेयर है जो कि मूव कर रही है। तो जो ये नीचे वाली लेयर है ये इसको रोक के रखने की कोशिश करेगी या पीछे खींचेगी, और जो ऊपर की लेयर है ये इसको आगे बढ़ाएगी। ऐसा हमारी जिंदगी में भी कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा हमको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, रोक के रखने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो इस लेयर नंबर 2 के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि जो नीचे वाली स्टेशनरी है इट डू नॉट वांट टू लेट इट गो, बट जो ऊपर वाली लेयर है वो उसको आगे बढ़ाना चाहती है। तो इट विल हैव सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी। जीरो तो नहीं होगी क्योंकि ऊपर वाली लेयर खींच रही है, नीचे वाली लेयर कितनी भी खींचे जब ऊपर वाले का सपोर्ट है उसको तो थोड़ा तो आगे जाएगी। तो इसका मतलब इसके पास कुछ तो वेलोसिटी आएगी। इतनी वेलोसिटी हम समझते हैं आ गई, ठीक है। लेयर नंबर 3 के साथ क्या होगा? सेम चीज लेयर नंबर 3 के साथ होगी। लेयर नंबर 4 जो ऊपर है वो उसको और तेजी से आगे बढ़ाएगी, लेकिन लेयर नंबर 2 जिसकी वेलोसिटी कम है उसको थोड़ा धीमा करने की कोशिश करेगी। तो लेयर नंबर 3 के पास विल आल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह ऐसे करके ये प्रोफाइल ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए। और जो सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर होगी, अगर हमने स्टार्टिंग में अगर ये माना है कि ये जो हमारे पास फ्लो है इसका जो वेलोसिटी है वो u इनफाइनाइट है, मतलब ये जो स्टार्टिंग में फ्लो हो रहा था वो u इनफाइनाइट वेलोसिटी से फ्लो हो रहा था। तो जो सबसे टॉप लेयर होगी वो लगभग इस वेलोसिटी के बराबर होगी। तो हमने मान लिया जो टॉप लेयर है उसकी जो वेलोसिटी है वो 0.99 u इनफाइनाइट। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप देख रहे हैं ग्रेडियंट डेवलप हो गया है। सबसे नीचे जो लेयर है जीरो वेलोसिटी, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा है, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा है, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यही जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, यहाँ पे हम समझने वाली बात है। दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which one layer of fluid offers some kind of resistance to just adjacent above layer। यानी कि जो नीचे वाली लेयर है वो अपने ऊपर वाली लेयर पर थोड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, और फ्लूइड की इसी प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। यानी कि विस्कोसिटी की वजह से ही ये ग्रेडियंट हमारा डेवलप हुआ है। ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आप देख रहे हैं ये वेलोसिटी ग्रेडियंट विस्कोसिटी की वजह से ही डेवलप हुआ है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सॉस जो है धीमे फ्लो कर रहा था और वाटर इजीली फ्लो हो जा रहा था, यानी कि तेज फ्लो कर रहा था। वहां पे भी विस्कोसिटी का ही रीजन है। जो सॉस है वो ज्यादा विस्कस है, यानी कि जो उसमें रेजिस्टेंस जो उसकी लेयर्स ऑफर कर रही हैं एक दूसरे पर वो ज्यादा है, और जो वाटर है उसमें वो कम विस्कस है, इसलिए वो आसानी से बाउल में चला जा रहा है, और जो सॉस है वो थोड़ा टाइम ले रहा है। तो दिस वाज द फंडामेंटल ऑफ द विस्कोसिटी। अब ये बात तुमको समझ में आ गई कि विस्कोसिटी क्या है। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू जस्ट सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हर चीज का कुछ ना कुछ तो प्रूव होना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी समझते हैं कि आखिर विस्कोसिटी कैसे काम करती है, या विस्कोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। मैं ये रब कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ओके। तो हमारे पास पहले क्या था, ये यहाँ पे स्टेशनरी प्लेट थी हमारी, यहाँ से फ्लो हो रहा था, और इस सेक्शन के बाद कुछ ऐसा हमारे पास प्रोफाइल डेवलप हो गया था, ठीक है। तो इसी में से एक टुकड़ा हम उठा लेते हैं, उसका शेप मान लेते हैं रेक्टेंगल है, ताकि हमको समझने में इजी होगा, ठीक। इसके 4 पॉइंट हैं A, B, C एंड D। इसकी जो हाइट है वो dy है या डेल्टा y है, डेल्टा y है। तो हमने देखा ना कि नीचे वाली लेयर क्या है, कम वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। तो हमने मान लिया जो नीचे वाली जो लेयर है, ये बॉटम लेयर है, इसकी वेलोसिटी कितनी है u, और जो ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा होगी, तो मान लेते हैं कितना है u प्लस डेल्टा u। तो अच्छा, डेल्टा t टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा? अब ये लेयर फ्लो कर रहा है ना, ये पॉइंट A कहाँ पे है, नीचे वाली लेयर पे, पॉइंट B कहाँ है, नीचे वाली लेयर पे, पॉइंट C कहाँ है, ऊपर वाली लेयर पे, पॉइंट D कहाँ है, ऊपर वाली लेयर पे। तो जब ये u वेलोसिटी से फ्लो कर रही है और डेल्टा t टाइम के बाद कुछ तो आगे बढ़ेगी, जब ये लेयर आगे बढ़ेगी तो पॉइंट भी आगे बढ़ेगा। तो हमने सोचा
कि डेल्टा टी टाइम पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी है u, तो ये लगभग a डैश पे आ गया, a डैश पे आ गया, इसने u इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। सेम चीज ऊपर वाले डी पॉइंट के साथ भी होगी, ये भी आगे बढ़ेगा, लेकिन ये ए से थोड़ा ज्यादा आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, u कम है, ऊपर वाला वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए डी पॉइंट थोड़ा आगे जाएगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो ये इस पॉइंट से तो आगे जाएगा, हमने अज्यूम कर लिया ये यहाँ पे आ गया डी डैश। ठीक, तो इसने कितना ट्रेवल, डी टू डी डैश ट्रेवल किया, तो डी से डी डैश की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी है, u प्लस डेल्टा u मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t। ओके, तो इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो देखिए यहाँ पे चीज ये, तो ये हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो पॉइंट पहले तो सेम लाइन पे थे ना ए और डी, अभी इतनी डिस्टेंस जो है पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये एंगल मान लेते हैं कितना है, डेल्टा थीटा मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो जस्ट टेक tan थीटा, तो tan डेल्टा थीटा लेंगे। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस माइनस दिस, तो u प्लस डेल्टा u मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डेल्टा t माइनस u डेल्टा t। तो ये कितना आ गया, देखो इससे ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया वो डेल्टा u इंटू डेल्टा t आ गया। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, दिस अपॉन दिस, हाइट अपॉन बेस, तो डेल्टा u इंटू डेल्टा t बाय ये कितना हमने माना है, डेल्टा y। अब चूंकि जो डेल्टा थीटा है बहुत स्मॉल है, इट इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा, इसको हम सीधे ओनली डेल्टा थीटा ही कंसीडर कर लेंगे। तो डेल्टा थीटा बराबर क्या हो गया, डेल्टा u इंटू डेल्टा t बाय डेल्टा y। अब करना कुछ नहीं है, इस डेल्टा t को हम नीचे ले आएंगे और इसकी लिमिट ले लेंगे। तो इट वुड बी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा u अपॉन डेल्टा y। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, इस टर्म को हमने मान लिया डेल थीटा स्टार, और ये हो जाएगा du अपॉन dy, और इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और बोल सकते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ही क्यों लिया हमने, इसमें शियर स्ट्रेन क्यों नहीं लिया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा स्ट्रेन कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा, इसलिए शियर स्ट्रेन को क्वांटिफाई करना इज नॉट अ गुड आइडिया। दैट इज व्हाई वी हैव टेकन द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन टू द पिक्चर। और ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, अच्छा ये शियर स्ट्रेन आ क्यों रहा है, ऑब्वियस सी बात है शियर स्ट्रेस की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों रिलेशन है, क्योंकि एक कॉज है दूसरा उसका इफेक्ट है। तो हमें ये समझ में आ गया कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। अब चूंकि हमको पता है कि मैं ये मिटा रहा हूं, हम चूंकि न्यूटोनियन फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो वी नो कि शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है ना, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन कितना निकला है हमारा, du अपॉन dy। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हमको हटाना पड़ेगा, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो क्या होगा,
जब प्रोपोर्शनल का साइन हम हटा देंगे तो क्या होगा, इक्वल्स लगाएंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारा टर्म विस्कोसिटी। व्हाट इज दिस म्यू, व्हाट इज दिस म्यू, दिस इज योर विस्कोसिटी। ठीक है ना। इस तरीके से अगर हमको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन चाहिए विस्कोसिटी के लिए तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली इसकी यूनिट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट देख लेते हैं क्या होगी। हमको पता है कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी तो हमको निकालनी है। मल्टीप्लाई में क्या है, यू यानी कि मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है ना तो मीटर पर सेकेंड, वाई क्या है डिस्टेंस है तो बस ये मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो हमारे पास जो यूनिट इसकी आ गई वो आ गई न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आप ये सोच रहे हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा पढ़ाने के लिए। न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। जो न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, जो न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि विस्कोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अच्छा, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है, अगर हम एक कोकोनट ऑयल जमा होगा ना तो क्या वो बहेगा, नहीं बहेगा, क्योंकि बिल्कुल जमा हुआ है। अब थोड़ा सा उसके नीचे आप हीट दीजिए, लाइटर दीजिए या गर्म कीजिए उसको, तो क्या होगा, वो बहने लगेगा, फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा और बहने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हीट देने से यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी उसकी लेस हो गई, वो इजिली फ्लो करने लगा। सेम क्या होगा एयर के साथ, एयर को अगर आप टेम्परेचर देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स और जल्दी जल्दी इधर उधर रैंडमली मूव करेंगे, तो इससे क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल when it comes to the viscosity. तो दिस वाज द विस्कोसिटी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों विस्कोसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।